गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी, जिसमें पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो आज इस लास्ट चैप्टर है पॉलिटी का, जो चैप्टर 9 है, जिसका नाम है भारतीय राजनीति एवं नए बदलाव। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसमें एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप लोग यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग देखेंगे लास्ट में, तो लास्ट में ये क्वेश्चन भी दिए रहते हैं ऐसे ही जैसे यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व करके मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट रहते हैं। तो अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो समझेंगे। और अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आप लोग को तो पढ़ना जरूरी है ही। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1990 का दशक। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए। राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को इस चुनाव में भारी विजय मिली। 1980 के दशक के आखिरकार के सालों में देश में ऐसे 5 बड़े बदलाव आए जिनका हमारी आगे की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। तो आप लोगों ने देखा था कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का हत्या हुई थी, उन्हीं के अंगरक्षकों ने मारा था। तो उसके बाद फिर बहुत पार्टी में बहुत उथल पुथल हुआ, लेकिन फिर कुछ करते हुए राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया गया। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। पहला इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार है। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा की 415 सीटें जीती थी, वह इस चुनाव में महज 197 सीटें ही जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हो गई थी जिसे राजनीतिक विज्ञानी अपनी खास शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही और 1989 के बाद भी देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा। लेकिन दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इसे पहले के दिनों में हासिल थी, वैसे अब नहीं न रही। आगे आता है, कांग्रेस नेता सीताराम केसरी ने देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। देखिए यहाँ पर है, जैसे ऐसे कार्टून बनाए जाते थे। तो आगे आता है दूसरा बड़ा बदलाव, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय था। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। इसने 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। तीसरी, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया। इनकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई और 1991 तक ये बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। आज़ादी के बाद से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जिस दिशा में चलती आई थी, वह इन नए आर्थिक सुधारों के कारण मूलगामी अर्थों में बदल गई। नई आर्थिक नीतियों की विभिन्न आंदोलनों और संगठनों की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि में जितनी सरकारें बनी, सबने नई आर्थिक नीति पर अमल जारी रखा। चौथे, घटनाओं के एक सिलसिले के परिणति अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध के बिंदुवश के रूप में हुई। यह घटना 1992 के दिसंबर महीने में घटी। इस घटना ने देश की राजनीति में कई परिवर्तन को जन्म दिया और उनका प्रतीक बनी। इस घटना से भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। इन बदलावों का संबंध भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से है। इस सिलसिले की आखिरी बात यह है कि मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव अभियान के सिलसिले से तमिलनाडु के दौरे पर थे, तभी लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में सामने आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना। तो अब आगे आता है गठबंधन का युग।
1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में न होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। राष्ट्रीय मोर्चे को यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। परस्पर विरुद्ध को दो राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की। कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका दबदबा खत्म हो गया। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई थी। क्या आपको यह चर्चा याद है? मतलब अगर आप लोग देखे होंगे अध्याय 5 में, तो हम लोग कांग्रेस की चुनौतियों के बारे में पढ़ा था। तो अगर नहीं पढ़ा तो देख सकते हैं। आगे है 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के एक छत्र राज को चुनौती मिली थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई है। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का एक युग शुरू हुआ। यह तो निश्चित ही है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं। 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई। अब कई पार्टियां इस तरह उभरी कि किसी एक दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीट नहीं मिल पाते थे। इसका मतलब यह भी हुआ कि 1989 के बाद से लोकसभा के चुनाव में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि पुनः 2014 तथा 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दल को अकेले बहुमत प्राप्त हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले ये नोट्स देख लीजिए। खोजबीन है जो कि आपने माता पिता से 1990 के दशक के बाद से हुई घटनाओं के बारे में पूछें और इस समय की उनकी यादों को कुरेदें। उनसे पूछिए कि उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वे क्या सोचते हैं। समूह बनाकर एक साथ बैठिए और अपने माता पिता द्वारा बिताई गई घटनाओं की एक व्यापक सूची बनाइए। देखिए कि किस घटना का जिक्र ज़्यादा आया है। फिर इस अध्याय में जिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव का जिक्र आया है उनसे तुलना कीजिए। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों कुछ लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जबकि दूसरों के लिए नहीं। तो सही बात है। तो अगर आप लोग जानना चाहें तो अपने माता पिता से पूछिए, हम भी करेंगे, आप भी करिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है यहाँ पे गठबंधन की राजनीति। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की नुमाइंदगी। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई थे। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1996 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और वह इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के अगुवा के रूप में सत्ता में आई और 1998 के मई से 1999 के जून तक सत्ता में रही। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन को दोबारा सत्ता हासिल की। राजग की इन दोनों सरकारों की में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। तो इस तरह 1989 के चुनाव से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए।
इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। यह बात 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 1996 और 97 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 और 99 की राजग और 2004 से 2009 को संपर्क सरकार पर समान रूप से लागू होती है। हालांकि 2014 में यह प्रवृत्ति बदल गई। आइए अब तक जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आई। तो आगे देखते हैं केंद्रीय सरकार 1989 के बाद। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, ये हैं वीपी सिंह, दिसंबर 1989 से दिसंबर 1990, नवंबर 1990, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन। और फिर इधर आते हैं चंद्रशेखर, जो कि नवंबर 1990 से जून 1991, राष्ट्रीय मोर्चा का एक समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस का समर्थन। ये चंद्रशेखर सिंह है। उसके बाद ये आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से जून 1991 से मई 1996, कांग्रेस, जो कि एआईडीएमके तथा कुछ अन्य दलों के समर्थन प्राप्त था। उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, मई 1996 से जून 1996, मतलब 1 महीने की सरकार, भाजपा अल्पमत सरकार था। तो उसके बाद फिर आते हैं एचडी देवगौड़ा, जो कि जून 1996 से अप्रैल 1997, कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। उसके बाद आते हैं इंद्र कुमार गुजराल, जो कि अप्रैल 1997 से मार्च 1998 में थे, कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। उसके बाद आते हैं 1998 से 1999, मार्च 1998 से 1999, फिर अक्टूबर 1999 से 2004, भाजपा नीति राजग गठबंधन थी। उसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह, जो कि मई 2004 से मई 2014, कांग्रेस नीति समग्र गठबंधन। उसके बाद मई 2014 के बाद नरेंद्र मोदी, भाजपा नीति राजग गठबंधन। तो देखिए यहाँ पर इन लोग प्रधानमंत्री कब कौन बना था, ये था। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा गया। 5वें अध्याय में हम यह बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर पाई कि कांग्रेस विकल्प बन सके। तो चलिए देखिए यहाँ पर एक कार्टून बनाया गया है। चलो मान लिया कि भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक राजनीति का तकाजा ही गठबंधन बनाना है, लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि हमारे देश में हमेशा से गठबंधन बनते चले आ रहे हैं अथवा राष्ट्रीय स्तर के दल एक बार फिर अपना बुलंद मुकाम हासिल करके दिखाएंगे? तो यहाँ पर है, मुझे इसकी चिंता नहीं कि मुझ सरकार किसी एक पार्टी की है या गठबंधन की। मसला तो यह है कि कोई सरकार काम कौन से कर रही है। क्या गठबंधन सरकार में ज़्यादा समझौते करने पड़ते हैं? क्या गठबंधन सरकार साहसी और कल्पनाशील नीतियाँ नहीं अपना सकती? अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीति उदय। तो चलिए जानते हैं क्या इसका उदय हुआ राजनीतिक। इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय। आप ओबीसी शब्द से परिचित होंगे। इसे विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत किया जाता है। यह अनुसूचित जाति तथा अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। 6ठे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे। उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई और इन दलों ने इस तबके का समर्थन हासिल किया। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभिवृद्धियों की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। जनता पार्टी के कई घटक मसलन भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़े वर्ग में ताकतवर जनाधार था। अब आगे आता है मंडल का लागू होना। तो 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को
जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप देने में मदद मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हुआ। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे उन्हें इसका फायदा हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आगे आईं जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन से समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। चलिए यहाँ पर जानते हैं मंडल आयोग के बारे में। देखिए इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। मंडल आयोग दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो भी कम से कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। 1977 से 1979 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज़ उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। इसके जिम्मे पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। आज़ादी के बाद से यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। आमतौर पर इस आयोग को इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। आगे आता है मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश पेश की। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। आयोग का मशवरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। इस वजह से आयोग ने इस समूह के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए, जिनमें भूमि सुधार भी एक था। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया। यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखिए इंदिरा साहनी केस। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। 1992 के नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीकों को लेकर कुछ मतभेद था। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़ी राजनीतिक दलों में सहमति थी। देखिए यहाँ पर है बीपी मंडल 1918 से 1982 में इनका मृत्यु हुआ था, 18 में जन्म हुआ था। तो 1967 से 1970 तथा 1977 से 1979 में बिहार से सांसद चुने गए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश की। बिहार के समाजवादी नेता 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 1977 में जनता पार्टी में शामिल हुए थे। देख लीजिए ये है। तो आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक परिणाम क्या है। 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। 1978 में बाम सेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ। यह सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी का परवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिससे बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई कांशीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1989-1991 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली।
आज़ाद भारत में यह पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। दरअसल कांसीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी। बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आबादी में सबसे ज़्यादा है और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास को इस तथ्य से बड़ा बल मिला था। इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी और उसने एक से ज़्यादा दफ़े यहाँ सरकार बनाई। इस पार्टी का सबसे ज़्यादा समर्थन दलित मतदाता का करते हैं, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू किया है। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया है और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धी भी चलती है। तो आगे आता है सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र। इस दौर में आया एक दूरगामी बदलाव धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का उदय है। इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहसों को सरगर्म किया। हमने छठे अध्याय में पढ़ा था कि आपातकाल के बाद भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हो गया था। जनता पार्टी के पतन और बिखराव के बाद भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा बनाई। शुरू में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बड़ा राजनीतिक मंच अपनाया और इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल भाजपा को 1980 और 1984 के चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद इस पार्टी ने अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। भाजपा ने हिंदुत्व की राजनीति का रास्ता चुना और हिंदुओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को वी.डी. सावरकर ने गढ़ा और इसको परिभाषित करते हुए इन्होंने इसे भारतीय और उनके शब्दों में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया। उनके कहने का आशय था कि भारत राष्ट्र का नागरिक वही हो सकता है जो भारत भूमि को न सिर्फ पितृ भूमि बल्कि अपनी पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि मजबूत राष्ट्र सिर्फ एकीकृत राष्ट्रीय संस्कृति की बुनियाद पर ही बनाया जा सकता है। वे यह भी मानते हैं कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयता की बुनियाद केवल हिंदू संस्कृति ही हो सकती है। 1986 में ऐसी दो बातें हुई जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई। इसमें पहली बात 1985 के शाहबानो मामले से जुड़ी है। यह मामला एक 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो का था। देखिए, याद रखिए, 62 वर्षीय, 1985 में केस पूछता है बार। तो उसने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। सर्वोच्च अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया। पुरातनपंथी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 तलाक से जुड़े अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया गया। सरकार के इस कदम का कई महिला संगठनों, मुस्लिम महिलाओं की जमात तथा अधिकांश बुद्धिजीवियों ने विरोध किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कदम की आलोचना की और इसे अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई अनावश्यक रियायत तथा तुष्टीकरण करार दिया। अयोध्या विवाद। तो दूसरी बात का संबंध फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाए गए फैसले से है। इस अदालत ने फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू यहां पूजा पाठ कर सकें, क्योंकि वे इस जगह को पवित्र मानते हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था। यह मस्जिद 16वीं सदी में बनी थी। मीर बाकी मुगल शासक बाबर का सिपह सलार था। कुछ हिंदू मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर यह मस्जिद बनवाई गई थी। इस विवाद ने अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला, वैसे ही दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदाय को लामबंद करने की कोशिश में जुट गए। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लामबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक बड़ी रथ यात्रा निकाली।
विध्वंस और उसके बाद जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत राम भक्तों से आह्वान किया गया कि वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम पर था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और इन लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्ताहीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया और उसे उन स्थितियों की जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ वैसे ही सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे थे। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था, क्या भारत एक ऐसा देश बनने जा रहा है जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यक पर दबदबा कायम होगा? यह व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर उठे। अब देखिए यहाँ पर एक नई सहमति का उदय। तो 1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। यदि आप इस दौर की राजनीति की जटिल चरित्र को समझना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस और भाजपा की चुनावी हार जीत की तुलना करनी पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है। गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। 1984 के चुनावों से तुलना करने पर आप इन पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं? फिर है दूसरा, आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दे तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि वे कुल मतों के 50% से ज़्यादा हो। ठीक इसी तरह इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़ें, आप देखेंगे कि ये सीटें लोकसभा की कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं है। तो बाकी वोट और सीट कहाँ गए? फिर है तीसरा, आइए दूसरे अध्याय की बातों को याद करें। आपने इस अध्याय में 2 पार्टी तंत्रों में बारे में पढ़ा था। आइए इस किताब के आखिरी पन्नों पर नजर डालते हैं। यह कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरेख पर गौर कीजिए। मौजूदा दलों में ऐसे कौन कौन से दल हैं जो न तो दलों के कांग्रेस परिवार में थे और न ही जनता पार्टी के परिवार में। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीत गठबंधन और कांग्रेस नीत गठबंधन के बीच चला। क्या आप ऐसी पार्टियों की सूची बना सकते हैं जो दोनों में से किसी गठबंधन में शामिल नहीं है? अब आगे आता है 2004 के लोकसभा चुनाव। तो 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। संप्रग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी हुआ। 1991 के बाद इस दफा पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बड़ा कम था। इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई है। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया अगर आकार ले रही है उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों के उभार को पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दल, भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल दल, वाम मोर्चा के दल और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में से किसी में शामिल नहीं है। इस स्थिति से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। इन स्थितियों का एक तकाजा राजनीतिक विचारधाराओं में हेरफेर भी है। बढ़ती सहमति। बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है। इस सहमति में 4 बातें हैं।
पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथा, विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा से सहमति नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं बदलाव के दायरे में आकार लेगी। भारत की राजनीति के इस अध्ययन की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी। इस स्थिति से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है। अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कार्टून बनाए गए हैं। 1990, क्या बीपी सिंह चल पाएंगे? नवंबर 1990 का क्या चंद्रशेखर टिक पाएंगे? जून 1991, क्या राव चल पाएंगे? 1996 जून, क्या गौर टिक पाएंगे? अप्रैल 1997, क्या गुजराल बच पाएंगे? मार्च 1998, क्या वाजपेयी टिक पाएंगे? 2000, क्या भारत बच पाएगा? ऐसा कार्टून बनाया जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 17वीं लोकसभा चुनाव विभिन्न दलों की स्थिति क्या थी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 56% और उसके बाद इंडियन ये कांग्रेस 10% है, डीएमके 4%, शिवसेना 3%, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड 3% और बीजू जनता दल 2%, बहुजन समाज पार्टी 2% और अन्य 20% पाए थे। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भाजपा 303 सीटें थी इंडिया और कांग्रेस जो थी 52, द्रविड़ मुन्नेर का ये डीएमके 24, शिवसेना 18 और जनता दल यूनाइटेड 16, फिर भी ये बीजेडी 12 है और बसपा 10 थी और अन्य पार्टियां 108 पाई थी। देखिए इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है और पॉलिटी का ये पूरा बुक भी समाप्त होता है। तो आप लोग इसको कई बार पढ़िए और रिवीजन करिए। देखिए पॉलिटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग ये सब देख सकते हैं कब कौन सी सीटें कितने लोगों ने पाई थी। चलिए तो हम लोग फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी क्लास 12 का इकोनॉमिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आइए और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।